Let's improve English. ये बात आपके लिए छोटी होगी, मेरे लिए नहीं. आपके लिए बात छोटी होगी. इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं और इसी तरह के कुछ कंफ्यूजिंग हिंदी सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ. आपकी इंग्लिश इंप्रूव होने वाली है. इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना. मैं आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस की इंग्लिश बताऊंगा जो थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं. मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा. ये बात आपके लिए छोटी होगी, मेरे लिए नहीं. इसे इंग्लिश में कह सकते हैं दिस मैटर माइट बी petty for you, not for me. दिस मैटर माइट बी petty for you, not for me. ये मैटर, ये बात माइट बी petty. माइट का यूज किया गया है पॉसिबिलिटी बताने के लिए, क्योंकि हम कह रहे हैं ऐसा होगा, शायद ऐसा होगा कि आपके लिए बात छोटी हो, petty हो. petty का मतलब होता है स्मॉल एंड अनइम्पॉर्टेंट. कोई चीज छोटी है, कोई ज्यादा काम की नहीं है, छोटी मोटी चीज है. दिस मैटर माइट बी petty for you, not for me. बात तो तेरी ठीक है वैसे. जैसे किसी ने कुछ कहा है, मैं कह रहा हूँ हाँ बात तो तेरी ठीक है वैसे. इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? देखने में बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन अक्सर लोग सोचते हैं कि बात को क्या कहेंगे यहाँ पे. टॉक इज गुड? नो. एक्चुअली यहाँ पे कह सकते हैं हम वॉट यू सेड इज राइट. वॉट यू सेड इज राइट. जो तुमने कहा वो सही है, वो ठीक है. वॉट यू सेड इज राइट. तुम्हें तो बस जरा सा बहाना चाहिए रोना शुरू करने का. बहाना मिला नहीं कि रोना शुरू किया नहीं. तुम्हें तो बस जरा सा बहाना चाहिए रोना शुरू करने का. यू स्टार्ट क्राइंग एट द स्लाइटेस्ट एक्सक्यूज. यू स्टार्ट क्राइंग एट द स्लाइटेस्ट एक्सक्यूज. यानी छोटे से बहाने पे रोना शुरू कर देते हो. कहने का मतलब बनता है कि जरा सा बहाना चाहिए रोने का. उसे तो बस जरा सा बहाना चाहिए यहाँ आने का. बहाना मिला नहीं है, वो यहाँ आया नहीं, बस यहीं पे टपक पड़ता है. ही कम्स हियर एट द स्लाइटेस्ट एक्सक्यूज. ही कम्स हियर एट द स्लाइटेस्ट एक्सक्यूज. यानी छोटे से छोटे बहाने पर वो यहाँ आ पड़ता है, यहाँ आ धमकता है. बस उसे तो बहाना चाहिए जरा सा. तो जब भी आपको कहना हो कि जरा सा बहाना चाहिए किसी को कुछ करने के लिए, पता नहीं तेरा ध्यान कहाँ रहता है, इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट नो वेयर योर फोकस इज. फोकस की जगह पे आप अटेंशन भी कह सकते हैं. आई डोंट नो वेयर योर अटेंशन इज और आई डोंट नो वेयर योर फोकस इज. लगता है कोई अनहोनी हो गई है. लगता है कोई अनहोनी हो गई है. इसके लिए इंग्लिश में हम कैसे कह सकते हैं? It seems something untoward has taken place. Something untoward has taken place. Untoward का मतलब होता है unexpected, unusual और not wanted. कोई खराब चीज़, कोई बुरी चीज़, कोई अनहोनी हो गई है. Something untoward. तो अनहोनी के लिए इंग्लिश में इक्विवेलेंट वर्ड ये है, इसका आप यूज़ कर सकते हैं. It seems something untoward has taken place. लगता है कुछ बुरा हो गया है, कुछ कोई अनहोनी हो गई है. तुम किसी बहाने से मेरे घर आ जाओ. बस तुम किसी बहाने से मेरे घर आ जाओ. हम जब भी ऐसे कहें कि किसी बहाने से ऐसा करो, किसी बहाने से मैंने ऐसा किया, तब आप कैसे कह सकते हैं? कम टू माई हाउस विद सम एक्सक्यूज. कम टू माई हाउस विद सम एक्सक्यूज. यानी किसी बहाने से मेरे घर आ जाओ. मैं किसी ना किसी बहाने उससे वो पैसे ले लूंगा. किसी ना किसी बहाने. इसे इंग्लिश में कह सकते हैं I'll take that money from him with some excuse or other. I'll take that money from him with some excuse or other. यानी किसी न किसी बहाने से तो मैं उससे वो पैसे ले ही लूँगा. इस तरीके से कहते हैं some and then something or other. Let me give you a few more examples. मैं कोई ना कोई तरीका इस्तेमाल करूँगा पास होने के लिए. I will use some way or other to pass my exams. For example, मैं किसी न किसी तरीके से इस कंप्यूटर को ठीक कर दूँगा. I will fix this computer with some way or other. सम के बाद आप कोई नाउन लगा सकते हैं. जैसे एक और एग्जाम्पल देखिए, मैं किसी ना किसी बैंक में चला जाऊंगा. आई विल गो टू सम बैंक और अदर एंड गेट द मनी. किसी ना किसी बैंक में जाके पैसे ले लूंगा, किसी भी ब्रांच में जाके जहां भी मेरा अकाउंट है. ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू रॉब द बैंक्स. सारे दिन से मर मर के काम कर रहा हूँ, सारे दिन से मशक्कत कर रहा हूँ, ऐसे भी कहते हैं हिंदी में. तो इंग्लिश में कह सकते हैं आई हैव बीन टॉयलिंग ऑल डे. I have been toiling all day. So friends, toil as a verb इसका मतलब होता है कड़ी मेहनत करना, बहुत परिश्रम करना. मर मर के काम किए जा रहा हूँ और कोई वैल्यू नहीं करता है. Nobody values it. I've been toiling all day. फ्रेंड्स, जब भी मैं आपको कोई स्ट्रक्चर बताता हूँ तो आपको ज़रूर उससे कुछ सेंटेंसेस बनाने चाहिए. तभी आपकी प्रैक्टिस होगी और आपकी इंग्लिश सही मायनों में इम्प्रूव होगी और आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहेंगे और ओवरऑल अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करेंगे और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. विल टॉक इन द नेक्स्ट वन. टिल देन टेक केयर एंड बाय.